अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि जिन्होंने एटम के बारे में, एटॉमिक मॉडल के बारे में जो कुछ थ्योरीज दी थी, जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। पहले हमने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं नील बोहर के बारे में। अब नील बोहर की जो पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, पोस्टुलेट्स यानी स्टेटमेंट्स ऑफ नील बोहर एटॉमिक मॉडल। उन्होंने एटॉमिक मॉडल के बारे में क्या कहा? नील बोहर प्रपोज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। द एटम हैज़ फिक्स्ड ऑर्बिट्स in which negatively charged electrons are revolving around the positively charged nucleus। ठीक है, इसने कहा कि एटम जो है उसका एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। These orbits possess certain amount of energy which are called shells and named as K, L, M, N shells। ठीक, तो इन ऑर्बिट्स में कुछ एनर्जी होती है और इनको शेल्स भी कहा जाता है, ये नाम है उनके। द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर 1, 2, 3। पहला जो एनर्जी लेवल होगा K, उसको 1 कहा जाएगा, दूसरे को 2, तीसरे को 3। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स ग्राउंड स्टेट कंटिन्यूसली बट दे डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। अब यहाँ पे वो रदरफोर्ड के जो उसकी थ्योरी थी उसको ये यहाँ पे चेंज कर रहा है और कह रहा है कि मेरे एटॉमिक मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन वो ना एनर्जी एमिट कर रहे हैं ना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी कि ना एनर्जी वो खुद से वो एमिट कर रहे हैं और ना एनर्जी ले रहे हैं। When electron absorbs energy, it jumps from lower energy level, that is E1, to higher level energy E2, excited state. It absorbs energy. When electrons jump back from higher energy level to lower energy level, it emits energy. The emission or absorption is discontinuous in the form of energy packet called quantum और phantom। ठीक है, इसने कहा कि पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ना एनर्जी एमिट करते हैं ना एब्जॉर्ब करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर उनको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर लेवल एनर्जी पे चले जाते हैं, और जब उनको वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आते हैं तो उस वक्त वो एनर्जी को एमिट कर रहे होते हैं, यानी उनकी एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही होती। ठीक है, तो ये उसके जो थे वो पोस्टुलेट्स थे। अब कुछ लिमिटेशंस, जैसे हमने रदरफोर्ड की पढ़ी, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि बोर्स मॉडल ऑफ एन एटॉमिक फेल टू एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। इसका जो एटॉमिक मॉडल था नील बोहर का, उसने ज़ीमन इफेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब ज़ीमन इफेक्ट होता क्या है? Zeeman effect is the splitting of a single spectral line into two or more lines when an atom is placed in a magnetic field। जब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो जो उससे लाइट निकलती है, when light comes from an atom, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एटम से एक लाइट निकलती है, ठीक है, तो उस वक्त आप एक लाइन देखते हो। when light comes from an atom, normally you get one line, but when you put that atom in a magnetic field, that line breaks into several small lines। ठीक है, वैसे नॉर्मली आप एटम से देखो तो एक लाइन निकलेगी लाइट की, लेकिन जब आप उसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो एक लाइन छोटी छोटी लाइंस में ब्रेक हो जाएगी। दिस हैपन्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे ये लाइट एमिट हो रही है, उन पे एक्स्ट्रा फोर्स पड़ रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसलिए उसकी जो लाइन है वो ब्रेक कर रही है। तो ये जो ज़ीमन इफेक्ट है वो बताना भूल गए या उससे रह गया। उसके बाद इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द
स्टार्क इफेक्ट, उसमें थी मैग्नेटिक फील्ड की बात, इसमें कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट में इसने क्या बताना भूल गया, तो सबसे पहले आप समझें स्टार्क इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो द स्टार्क इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग और शिफ्टिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे, अब हम एटम को रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो नॉर्मली हमें पता है कि वन स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है हमें एटम से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दैट लाइन ब्रेक्स इनटू सेवरल लाइंस और मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है, वही बात है, सिर्फ आपने क्या करना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। उसके बाद है इट डेविएट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेविएट्स का मतलब है कि छोड़ देना। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इस प्रिंसिपल को इसने एक्सप्लेन नहीं किया, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसने अपना एटॉमिक मॉडल नहीं दिया। ठीक है, यानी इट गोज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब हुआ ये कि बोहर का जो हमारे मॉडल था उसमें उसने एग्जैक्ट पाथ हमें बताया कि भाई जो हमारा एटम है उसके बाहर जो है वो ऑर्बिट्स हैं, उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग क्या कहता है, वो कहता है कि यू कैन नॉट नो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। ठीक है, वो कह रहा है कि आप उसका वे नहीं बता सकते, आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन की कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो बताना भूल गया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द लार्जर एटम्स। लार्जर एटम्स से जो स्पेक्ट्रा निकलता है उसके बारे में बात नहीं की, तो इसने सिर्फ जो है मोनो इलेक्ट्रिक स्पीशीज़ की बात की, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है दी ब्रोगली हाइपोथेसिस। दी ब्रोगली हाइपोथेसिस किस में आता है, मॉडर्न थ्योरीज में आता है। ठीक है, तो दी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है, इसने कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव। ठीक है, इसने कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल, जो भी मूविंग पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की तरह, तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, इस तरीके से वेव बना के मूव करता है। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हैव बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, इससे हमें डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है कि उनका जो वे है वो पार्टिकल्स में भी निकलते हैं और वेव्स में भी निकलते हैं, जैसे लहरें होती हैं समंदर की। बिकॉज ऑफ दिस वेव नेचर ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स आर अलाउड इन एटम्स। इस वेव नेचर की वजह से कुछ ही ऑर्बिट्स अलाउड हैं एटम में, जितने हमने पढ़े हैं KLMN वगैरह, उससे ज़्यादा नहीं है। तो डी ब्रोगली ने हमें बताया कि जो हमारा एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव में भी मूव करते हैं। ठीक है, वेव में भी और पार्टिकल, डुअलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, ये एक इन्होंने बनाया है कि पार्टिकल में इस तरीके से मूव करता है और वेव्स में इस तरीके से मूव करता है। ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी हाइपोथेसिस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्क्रॉडिंगर एटॉमिक मॉडल। स्क्रॉडिंगर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, ही सेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन फिक्स्ड सर्कल्स। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड सर्कल्स पर नहीं मूव करते, इंस्टेड दे एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कॉल्ड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर इसने बात की कि ये देखें, ये खूबसूरत सा बंदा, इसने ये बात की है कि जैसे आप पीछे बता रहे हो कि ऑर्बिट्स बने हुए हैं, उस ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ऑर्बिटल क्लाउड है, उसमें वो मौजूद होते हैं, बस वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है कि यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड हेयर। ठीक है, तो इसका भी ये मानना था कि आपको इलेक्ट्रॉन्स का कंफर्म पता नहीं चल सकता उसकी लोकेशन का। ठीक है, ऑर्बिटल्स में, वो क्लाउड्स ऑफ ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं, आपको बस ये मालूम होगा कि इस एरिया में है, लेकिन आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल सकती। ठीक है, तो
उसके बाद थोड़ा सा इसको पढ़ लें। द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिटरमाइंस दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड in various locations around the nucleus. He found electrons are in orbits as an electron cloud. Each subshell in an orbit have different shapes which determine the presence of electron. इसने कहा कि जैसे आपने सबको ऐसे राउंड बनाया ना, इनका जो शेप है सबका अलग अलग हो सकता है। इसका वेव्स की तरह हो सकता है, इसका कैसे भी हो सकता है। बहरहाल ये बात की इसने। और उसके बाद डिफरेंट सबशेल्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज SPD एंड F, इसने अपने नाम दे दिया उसको। द नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ शेल। अच्छा, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में और किस ऑर्बिटल में मौजूद हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस शेल में और किस ऑर्बिटल में मौजूद हैं, इसकी पूरी सेटिंग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन मालूम करनी है तो आप देखेंगे कि वो K में है, L में है, M में है या N में है। ठीक है, और उसके जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है। सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ शेल K, L, M, N, O, P एंड Q पे आ जाएं तो दीज शेल्स आर एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स स्टे। इसी शेल्स में इलेक्ट्रॉन स्टे करते हैं। जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, कोई एक बिल्डिंग है, उसके फ्लोर्स होते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इसी तरीके से ये एक बिल्डिंग समझें, ये न्यूक्लियस है, उसके बाद फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। जो फर्स्ट शेल है वो क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है, सेकंड शेल आपका L है, थर्ड शेल M है, फोर्थ N, फिर O, फिर P, फिर Q। द फार्दर द शेल द मोर एनर्जी इट है। जितना दूर शेल होगा उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। जैसे आप देखें कि जो K शेल है उसकी N वैल्यू तो 1 है, लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं। L में 8 आ सकते हैं, M में 18, N में 32, ठीक है, O में 50, P में 72, Q में 98 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इसको और सिंपल वे में आपको बताऊं कि K, L, M, N जो भी शेल्स हैं, दीज आर एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स लिव। ये वही जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। थैंक यू।